नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद युग की कहानियाँ। हम लोग कहानियाँ पढ़ रहे थे, कहानियों का इतिहास पढ़ रहे थे और सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ। आज हम प्रेमचंद युग की कहानियाँ पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले जब हम कहानियों की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आना एक लाजमी सी चीज़। इन्हें कथा सम्राट के तौर पर जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? नवाब राय। पहले ये उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू से फिर हिंदी की तरफ आए। इसके पीछे बहुत सारे रीजन रहे हैं उर्दू से हिंदी में आने के पीछे। नवाब राय नाम से पहला कहानी संग्रह आया था, वो था सोज ए वतन। सोज ए वतन, ठीक है। और वो 1908 में प्रकाशित हुआ था, जो कि अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियां थी और ये कहानी संग्रह उर्दू में लिखा गया था, ये भी ध्यान रखना। बाद में इस कहानी संग्रह की कुछ कहानियों का हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया और उन्हें पुनः प्रकाशित किया गया। ये 5 कहानियाँ कौन सी थी? कई बार पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ दूसरे एग्जाम पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सोजे वतन कहानी संग्रह की किस कहानी का हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है। क्लियर? पहली कहानी है इश्क दुनिया व हुब्ब वतन। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम नाम से ये कहानी ट्रांसलेट भी हुई थी। फिर दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी है ये मेरा वतन है। और चौथी कहानी है शेख मखमूर। पांचवी कहानी है सिले मातम, चोक का पुरस्कार। इस नाम से ट्रांसलेट हुई थी। कुल मिलाकर ये 5 कहानियां थी सोजे वतन में। ये कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया, इसको नष्ट कर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी आई बड़े घर की बेटी। दिसंबर 1910 में जमाना में ये कहानी प्रकाशित हुई थी और काफी तगड़ी कहानी है। बड़े घर की बेटी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है 9वीं 10वीं क्लास में ये कहानी आज भी पढ़ाई जाती है। प्रेमचंद का प्रथम कहानी, प्रेमचंद की पहली कहानी सौत हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया? 1910 में प्रेमचंद की जो कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई थी, वो कहानी भी दूसरी भाषा में थी, मतलब कि उर्दू भाषा में थी और इसकी लिपि भी अलग थी। उस लिपि को एक तरीके से लिप्यांतरण किया गया और उसे हिंदी में प्रकाशित किया गया था। पहली कहानी सौत, जो कि हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में 1915 सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर, जो कि 1917 में प्रकाशित होती है। और अंतिम कहानी कफन। प्रकाशित कहानियों में प्रेमचंद की पहली जो कहानी है वो पंच परमेश्वर मानी जाती है। इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों के बीच एक तरीके से जो है मतभेद है कि प्रेमचंद की पहली कहानी किसको स्वीकार करें, क्योंकि प्रेमचंद शुरुआत के दौर में उर्दू हिंदी लिपि के आधार पर भी वो जो है अरबी फारसी और देवनागरी के बीच कई बार कहानियों को घुमा देते थे। इस वजह से क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो देवनागरी लिपि में और हिंदी भाषा में लिखी गई कहानी तो पहली मानी जाएगी और ये पंच परमेश्वर ठहरती है। और वैसे देखा जाए तो 1915 में सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित कहानी थी, लेकिन पंच परमेश्वर कहानी को एक तरीके से देखा जाए तो क्रिटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हिंदी की पहली कहानी है जो प्रेमचंद ने लिखी है। ये 1917 में प्रकाशित होती है। सौत 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। किसी कहानी संग्रह के रूप में ये नहीं आती है, ये एक पत्रिका में प्रकाशित होती है और पंच परमेश्वर एक कहानी संग्रह का हिस्सा बन जाती है। इस वजह से ये इस दृष्टि से प्रथम है। तो जो अंतर है वो दिमाग में रखना कि क्यों अलग अलग जो है प्रथम के नाम पर क्यों अलग अलग कहानियां प्रेमचंद की सामने आती है। बड़े घर की बेटी 1910 में प्रकाशित हुई थी और जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखना। लेकिन इसकी लिपि और भाषा में एक मतभेद था। बाद में ये मतभेद दूर किया गया, उसको शुद्ध रूप से देवनागरी खड़ी बोली में लिखा गया। और सौत कहानी जो थी वो हिंदी भाषा में थी, देवनागरी लिपि में थी, लेकिन सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो पहली कहानी थी सरस्वती में, ठीक है। सरस्वती में पहली कहानी कौन सी प्रकाशित हुई? सौत। और जमाना में बड़े घर की बेटी। ये भी दिमाग में रखिएगा कि बड़े घर की बेटी कौन सी पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी? वो थी जमाना पत्रिका। और सौत कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वो थी सरस्वती पत्रिका। प्रेमचंद ने लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी है जो मानसरोवर के 8 अलग अलग खंडों में
विभक्त है, प्रकाशित की गई है। मानसरोवर के 8 अलग-अलग खंड जो है वो 300 कहानियों को समेटे हुए हैं। ये मुख्य कहानी संग्रह कौन से प्रेमचंद की बात कर लेते हैं। ये कहानी संग्रह और इन सब की 300 के आसपास कहानियां जो है वो एक रचनावली के तौर पे प्रकाशित की गई। मानसरोवर खंड 1, मानसरोवर खंड 2 ऐसे करके 1 से लेके 8 खंडों में प्रेमचंद की सारी कहानियों को संकलित किया गया है, संपादित किया गया है। कहानी संग्रह पूछे प्रेमचंद के तो सबसे पहला सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित होता है। नवनिधि 1917 में प्रकाशित होता है। प्रेम पूर्णिमा 1918 में। प्रेम पच्चीसी 1923 में। प्रेम प्रसून 1924 में। देखिए शुरुआत के ज्यादातर जो कहानी संग्रह इनमें प्रेम 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 नजर नजर आएगा आपको। प्रेम द्वादश 1926 में। प्रेम प्रतिमा 1926 में। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में। प्रेम चतुर्थी 1929 में। प्रेम कुंज, यहाँ तक तो प्रेम ही प्रेम था, 1930। सप्त सुमन 1930 और कफन 1936 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह जो प्रेमचंद की विचारधारा को प्रगतिशील विचारधारा से जोड़ता है। इससे पहले प्रेमचंद की जो विचारधारा रही है वो ऐसी रही है कि शुरुआत में आदर्शवाद की तरफ झुके हुए थे पूरी तरीके से। बाद में वो यथार्थवाद की तरफ धीरे धीरे उन्मुख होने लगे। तो बीच की जो कहानियां हैं वो ऐसी कहानियां रही है प्रेमचंद की। इंडिविजुअल कहानियों की बात करें तो वो ऐसी कहानियां रही है जो यथार्थ की तरफ उन्मुख है लेकिन आदर्शवादी है। कफन पूरी तरीके से यथार्थवादी कहानियों का संग्रह है। एक तरीके से देखा जाए तो कफन संग्रह की जो शीर्षक कहानी है कफन, वो यथार्थ की तरफ है पूरी झुकी हुई। आदर्शवाद जैसी कोई चीज उसमें दिखाई नहीं देती। ये तो ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना। अंतिम कहानी संग्रह प्रेमचंद का कफन है, 1936 में प्रकाशित हुआ। प्रमुख कहानियों की बात कर लेते हैं। नमक का दारोगा आप सबने पढ़ी होगी, 1913 में आई थी ये कहानी। मतलब पत्रिका के रूप में पत्रिका के किसी संस्करण में 1913 में प्रकाशित हुई थी। सज्जनता का दंड 1916 में। ईश्वरीय न्याय 1917। दुर्गा का मंदिर 1917। बूढ़ी काकी पढ़ी होगी आपने, 1920। सवा शेर गेहूं बहुत अच्छी कहानी है, 1924 में आई थी। शतरंज के खिलाड़ी जिस पे फिल्म भी बनी है, सवा शेर गेहूं पर भी फिल्म बनी है, ये आई थी 1924 में। मुक्ति मार्ग 1924 में। मुक्ति धन 1924 में। सौभाग्य के कोड़े 1924 में। अलगोंजिया ये भी अच्छी कहानी है, 1929 में। पूस की रात ये भी आपने पढ़ी होगी, जबरा कुत्ता वाली कहानी जो है, हल्कू और जबरा वाली कहानी, वो 1930 में। अब यहाँ से प्रेमचंद जो है धीरे धीरे यथार्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। समर यात्रा 1930। सदगति ये भी एक ऐसी कहानी है जो यथार्थ के दृष्टिकोण को ध्यान में रख के लिखी गई है और काफी अच्छी कहानी। इस पर भी फिल्म बनाई है गुलजार साहब ने, ये 1930 में आई थी। दो बैलों की कथा 1931। कांग्रेस का विभाजन और उसका प्रभाव इस कहानी पर देखा जा सकता है। होली का उपहार 1931। ठाकुर का कुआं 1932। ईदगाह बहुत प्यारी कहानी हामिद वाली 1933। बड़े भाई साहब ये भी अच्छी कहानी है 1934 में। और कफन अपने आप में एक मार्मिक कहानी है, अपने आप में प्रेमचंद की सबसे जो प्रभावशाली कहानियां उनमें से एक है। हालांकि प्रेमचंद की सारी कहानियां अपना प्रभाव छोड़ जाती है पाठक पर, लेकिन कफन अपने आप में विशिष्ट कहानी। तो ये प्रमुख कहानियां हैं, इनको तो आपको दिमाग में रखना ही है। ये 20 है सिर्फ, 30 भी नहीं है, 20 कहानियां हैं। और प्रेमचंद ने 300 के आसपास कहानियां लिखी, तो इनको तो याद रखना जरूरी है। इनके चरित्र, इनकी कहानियां और इनका कथानक क्या है, कथानक भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। क्रम पूछा जा सकता है तो क्रम के हिसाब से जरूर याद रखें। प्रेमचंद युग के दूसरे जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कथाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद एक तरफ कविताएं लिखने में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे थे, अपना प्रभाव छोड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनका कथा साहित्य भी जबरदस्त था, रोचक था, प्रभावशाली था। प्रसाद की पहली कहानी आई थी, हालांकि हमने इनका जो जीवन परिचय वो छायावाद में पढ़ लिया है, तो यहाँ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम कहानियों के बारे में बात करेंगे। प्रसाद की पहली कहानी आई थी ग्राम, 1911 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। पहली और अंतिम कहानी सबकी जरूर याद रखें जो प्रमुख कहानीकार है उनकी। और प्रसाद का पहला कहानी संग्रह जो आया उसका नाम था छाया, जो 1912 में प्रकाशित हुआ। ग्राम 1911 में इंडिविजुअल पत्रिका में प्रकाशित एक कविता थी, सॉरी कहानी थी।
ठीक वैसे ही जैसे प्रेमचंद की शुरुआत की कहानियाँ जो थी अलग-अलग पत्रिकाओं में जमाना में और सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसी तरीके से ग्राम भी इंदु में 1911 में प्रकाशित हो गई थी। छाया कहानी संग्रह आया 1912 में और अंतिम कहानी संग्रह आया था इनका इंद्रजाल 1936 में, जब प्रेमचंद का कवन कहानी संग्रह आया था। प्रसाद की कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, मानवीय संवेदनाओं को बहुत अच्छे तरीके से प्रसाद जो है अपनी कहानियों के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाने में समर्थ है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कथानक और प्रसंगों को उठाया है, जो हमारे इतिहास गौरव को बताते हैं और उनको कहानी बना कर के हमारे जो अतीत के मानवीय मूल्य हैं या हमारा जो गौरवशाली अतीत है, उसको प्रसाद फिर से स्ट्रक्च करते हैं, उसको फिर से जो है बनाते हैं और हमारे सामने रखते हैं कि हम ऐसे लोगों के जो है संतानें हैं। ये सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि प्रसाद जो है कविताओं में भी ऐसा कर रहे हैं। नाटक, एकांकियों में भी प्रसाद जो है इसी तरीके की सृजना का एक तरीके से कहें तो झांकी दिखाते हैं। प्रसाद अपने युग के ऐसे प्रस्थान बिंदु पर खड़े हैं जहाँ एक और उनकी दृष्टि प्राचीन भारतीय गौरवों की तरफ है, उसको महिमा उसके महिमा मंडित स्वरूप पर वो जो है केंद्रित करते हैं अपने आप को, अपने विषय चुनते हैं, अपने कथानक ऐसे ही चुनते हैं जो प्राचीन भारतीय गौरव को जो है बखान करे और दूसरी ओर उनको भविष्य की चिंता भी है। तो कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से खड़े करते हैं, जो हमें उद्वेलित करते हैं, जो हमें चिंतन करने पर, मनन करने पर मजबूर करते हैं। दोनों चीज़ें प्रसाद के यहाँ पर है, अतीत और वर्तमान, साथ ही भविष्य की चिंता भी है। प्रतिध्वनि, कुछ लोग इस कहानी संग्रह को लघु कथाओं का संग्रह कहते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं सूर्य प्रसाद दीक्षित, जिन्होंने प्रसाद का गद्य नाम से एक पुस्तक लिखी थी और इसमें प्रतिध्वनि को क्या बताया? ये प्रसाद की लघु कथाओं का संग्रह है, 1925 में प्रकाशित हुआ था। एक और चीज याद रखना, छाया हिंदी साहित्य का पहला कहानी संग्रह है। मतलब एक किताब की शक्ल में कहानियों को कलेक्शन के तौर पे प्रस्तुत किया गया पहली बार किस कहानी संग्रह के रूप में? छाया कहानी संग्रह के रूप में। ये प्रसाद का भी पहला कहानी संग्रह और हिंदी साहित्य का भी पहला कहानी संग्रह माना जाता है। ये जो प्रतिध्वनि की लघु कथाएं, ये दो विश्व युद्धों के बीच के समय की कहानियां हैं और इस वजह से यहाँ पर एक ऐसा माहौल है चरित्रों के बीच में, कथानक में एक ऐसा वातावरण रखा गया है जो वास्तव में दो विश्व युद्धों के बीच की परिस्थितियों को, दो विश्व युद्धों के बीच के माहौल को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करता है। यहाँ छल, कपट, प्रपंच, धोखा सब कुछ जो है बयां किया गया है। फिर प्रसाद के मुख्य कहानी संग्रह कौन-कौन से हैं, वो देख लेते हैं। छाया 1912 में प्रकाशित होता है। प्रसाद का भी पहला कहानी संग्रह और हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह। प्रतिध्वनि 1926 में आया है। कुछ लोग इसको क्या मानते हैं? लघु कथाओं का संग्रह मानते हैं। लघु कथा की श्रेणी में भी रखा है। किसने रखा है? सूर्य प्रकाश दीक्षित ने प्रसाद का गद्य शीर्षक जो उनका शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ था उसमें ये बात कही है। आकाशदीप 1928 में प्रकाशित प्रसाद का एक मुख्य कहानी संग्रह है। आंधी 1931 में आता है और इंद्रजाल 1936 में। इस तरीके से प्रसाद के 5 कहानी संग्रह जो है वो प्रकाशित होते हैं अलग-अलग समय में अलग-अलग नाम से। प्रमुख कहानियों की बात करें प्रसाद की, जैसे कि हमने पहले प्रेमचंद के बारे में बात की है, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, हीसू। ये एक चीज याद रखना, हीसू जो है प्रेमचंद की एक कहानी है, कफन, जो कि अंतिम कहानी मानी जाती है। अंतिम कहानी संग्रह की मुख्य कहानी है ये, 1936 में प्रकाशित होती है। इस कहानी संग्रह का एक पात्र भी है घीसू और जयशंकर प्रसाद की एक कहानी भी है। चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर, ये प्रमुख कहानियां हैं जो प्रसाद की कहानियों का एक तरीके से बड़ा विस्तृत संसार है। लगभग 70 के आसपास प्रसाद ने कहानियां लिखी है। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी है। प्रेमचंद कविताएं और ये सब नहीं लिखा करते थे, काव्य सृजना नहीं किया करते थे, वो सिर्फ कथा साहित्य लिखते थे। और प्रसाद कविता और कहानी यानी कि कथा और
जो है पद्य दोनों लिखा करते थे, कथेतर भी प्रसाद लिखा करते थे। तो ये उनकी प्रमुख कहानियां, इनको जरूर याद रखना। एक और चीज दिमाग में रखना, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी का नाम ही प्रसाद है। अगर पूछ लिया जाए प्रसाद कहानी किसकी है, तो प्रसाद कहानी प्रसाद की ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 70 के आसपास जयशंकर प्रसाद ने कहानियां लिखी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल कौन से कहानी संग्रह में कौन सी कहानियां प्रकाशित हुई थी और क्या रूपरेखा रही है, कहानी का कथानक मुख्य तौर पर क्या है। क्योंकि कई बार जो है मिलान करने वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन प्रसाद की कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। अधिकांश कहानियां हम प्रसाद की नहीं जानते, शीर्षक भी नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ये विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। 1912 में प्रकाशित होता है, हिंदी का पहला कहानी संग्रह है ये। और इस कहानी संग्रह की पहली ही कहानी है ग्राम। ठीक है, ग्राम हिंदू में पहले प्रकाशित हो चुकी थी। कहानी संग्रह की पहली कहानी और प्रसाद की भी प्रकाशित कहानियों में सबसे पहली है। गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जैसा कि इसका नाम ही है ग्राम। और सामाजिक यथार्थवादी आंचलिक और आदर्शवादी कहानी, यथार्थ और आदर्श का मिश्रण है। भाषा आंचलिक है। इस कहानी का नायक है मोहनलाल, ये भी याद रखें। प्रसाद की ग्राम कहानी का नायक कौन है? मोहनलाल। दूसरी कहानी है चंदा, ये एक प्रेम कहानी है। मदन और मृणालिनी इसके चरित्र है। सामाजिक प्रेम कहानी है, जिसको रोमांटिक कहानी के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट रसिया बालम है, जो कि एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है और इसका आधार बना है सिरी फरहाद की जो प्रेम कथा है वो। राजस्थान के ऐतिहासिक उपकथा के आधार पर ये लिखी गई है। सिरी फरहाद की जो कहानी है उसको आधार बना करके ये जो रसिया बालम कहानी है वो प्रसाद ने लिखी है। नेक्स्ट है तानसेन, जो कि एक चरित्र प्रधान कहानी है। मुगलकालीन ऐतिहासिक कथानक है इसमें। और ये पांचों कहानियां, एक तो ग्राम, चंदा, मदन मृणालिनी, सॉरी चंदा प्रेम कहानी है, इतना ही याद रखना। मदन मृणालिनी अलग से कहानी है और यही इसके चरित्र है। ये एक सामाजिक प्रेम की कहानी है। तो ये 5 जो कहानियां हैं ये छाया के पहले संस्करण में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। पहली 5 जो कहानियां यहाँ बताई गई है, एक ग्राम, दूसरी चंदा, तीसरी मदन मृणालिनी, चौथी रसिया बालम और पांचवी तानसेन। ये पांचों कहानियां प्रसाद के छाया के पहले संस्करण में प्रकाशित हुई थी। इसका जब दूसरा संस्करण आया तो 6 और कहानियां इसमें ऐड कर दी गई। और अब कहानियां कितनी बन गई? 6 और 5 11। ये 6 कहानियां कौन सी थी जो दूसरे संस्करण में आई थी? जहां आरा, ये एक ऐतिहासिक कहानी है। शाहजहां की पुत्री के त्याग और अपने पिता के जो प्रति सेवा की भावना है उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। शरणागत, ये 6 अलग अलग खंडों में विभक्त एक कहानी है, ऐतिहासिक कथानक है इसका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सैनिक विद्रोह हुआ था और उस सैनिक विद्रोह की झांकी इस कहानी में प्रस्तुत की गई है शरणागत में। एक और मजेदार चीज याद रखिएगा, शरणागत अज्ञेय की भी एक कहानी का शीर्षक है और ये भारत पाक विभाजन पर लिखी गई कहानी है शरणागत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ओके, शरणागत में जयशंकर प्रसाद की जो शरणागत है उसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण हुआ है। और अज्ञेय की जो शरणागत कहानी है उसमें 1947 का भारत पाक विभाजन की त्रासदी को उकेरा गया है। नेक्स्ट कहानी है अशोक, ये एक ऐतिहासिक कहानी है। अशोक की नृशंस आज्ञा और अशोक के अहिंसावादी होने की कहानी को इसमें रखा गया है। चरित्र की बात करें तो मुख्य पात्रों में अशोक है, कुणाल है, वितिशोक है, शिष्य रक्षिता है, ये इस कहानी के पात्र है। ऐतिहासिक कहानियों में भी प्रसाद अपने आप में माहिर थे। सिकंदर की शपथ, ये भी एक ऐतिहासिक कहानी है जो कि छाया के दूसरे संस्करण में शामिल की गई। गुलाम भी एक ऐतिहासिक कहानी है। एक सुंदर सा लड़का होता है, उस लड़के को नपुंसक बना करके शाह आलम क्या करता है, अपने दरबार में उसको गुलाम की हैसियत से रखता है। और वो जो गुलाम लड़का है वो क्या करता है, शाह आलम की बाद में आंखें निकाल लेता है, प्रतिशोध के कारण, बदला लेने की भावना के कारण। और कुछ कर नहीं सकता है तो क्या करता है, वो शाह आलम की आंखें निकाल देता है। मुगल दरबार का बहुत ही तगड़ा चित्रण यहाँ पर किया गया है
और बताया गया है कि मुगलों के जो हरम हुआ करते थे, उनका क्या माहौल होता था। आपने देखा हो, अगर अभी आप फ़िल्में-विल्में देखते हो, तो हॉटस्टार ओटीटी पर एक वेब सीरीज़ आई है, द एम्पायर, जो बाबर की कहानी कहती है। और उस कहानी में भी एक गुलाम है जिसको वो बताता है खुद कि मुझे जो है नपुंसक बना दिया जाता है, और आज मेरी ये दुर्दशा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो बाबर का बहनोई होता है, सब्बनी खान, वो का कारण बनता है। और वो प्रतिशोध लेने के लिए उसी की बीवी को, जो कि बाबर की बहन होती है, उसको जो है उकसाता है। अंततोगत्वा वो लड़की जो है बाबर की बहन, जो कि बाबरनामा की रचना करती है, वो प्रतिशोध लेती है अपने पति के पति से, अपने भाई का और अपने परिवार का और अपने खून का बदला लेती है, और वो उसे जो है मौत के घाट उतारती है। खुद नहीं उतारती, बाबर का ही कोई सेनापति होता है, वो युद्ध के दौरान उसे मार देता है। मगर ये पूरी की पूरी जो व्यूह रचना है, उसकी रचना करने वाली वही लड़की होती है, जो कि बाबर की बहन होती है। तो गुलाम इस तरीके की एक ऐतिहासिक कहानी है। मुगल दरबार के जो एक राजा हुए, शाह आलम बादशाह, उनके दरबार का चित्रण इस कहानी में किया गया है। नेक्स्ट, चित्तौड़ उद्धार, बाल विधवा विवाह, ये इसका मुख्य कथानक है। चित्तौड़ के शासक मालदेव और चित्तौड़ के शासक की पुत्री सिसोदिया कुल का दीपक राणा हम्मीर, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। बाल विवाह और विधवा विवाह इसको चित्रित किया गया है चित्तौड़ उद्धार कहानी में। तो ये छाया शीर्षक से जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल की गई बाद की 6 कहानियां कौन कौन सी हैं, ये ध्यान रखें। एक जहां आरा है, शरणागत है, अशोक है, सिकंदर की शपथ है, गुलाम है और चित्तौड़ उद्धार है। ये 6 कहानियां बाद में शामिल की गई द्वितीय संस्करण में, छाया के। पहले संस्करण में 5 कहानियां थी, राम, चंदा, मदन मृणालिनी, रशिया बालम और तानसेन। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। छाया की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, जो कि प्रसाद की भी पहली कहानी है थी। दूसरा जो कहानी संग्रह आता है प्रसाद का, वो है प्रतिध्वनि, 1926 में आता है, और इसकी एक कहानी का नाम है प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद की प्रसाद कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो वो है प्रतिध्वनि। प्रसाद प्रतिध्वनि याद रहेगा, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस प्रसाद कहानी की नायिका कौन है? सरला। देव प्रतिमाओं और मंदिर के वातावरण को देखकर उस उसके भीतर उठने वाली भावनाओं का चित्रण किया है, और उसने नहीं उठने वाली। कथानक शून्य कहानी है, कथानक इसमें कोई महत्व नहीं रखता है, बस ये इतना साधारण सा कथानक है। मंदिर का वातावरण, मंदिर की प्रतिमाएं, मंदिर के भीतर की घंटा ध्वनि, वो गूंज, वो सब कुछ जो है वही इस कहानी का कथानक है, तो इंडिविजुअल कथानक नहीं है। नेक्स्ट कहानी है गूदड़ साईं, रेखा चित्र शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी का नायक है गूदड़ साईं, और उसका चरित्र चित्रण इस कहानी में किया गया है। प्रतिध्वनि की अगली कहानी है पत्थर की पुकार। ये कहानी टैगोर की एक कहानी है, क्षुदित पाषाण, क्षुदिते पाषाण। इस कहानी के जैसा ही इस कहानी का जो है पत्थर की पुकार का स्ट्रक्चर है, जिसमें शिल्पा के क्रोध को व्यक्त किया गया है। अघोरी का मोह, पाप की पराजय, ये समस्या मूलक कहानियां हैं। अ, उस पार का योगी, करुणा की विजय, ये करुणा और दरिद्रता, अभिमान, तीनों मनोभावों के वार्तालाप की कहानी है। सहयोग, उस पार का योगी और करुणा की विजय, ये भी प्रतिध्वनि की कहानियां हैं। खंडहर की लिपि एक ऐतिहासिक भावभूमि पर रचित कहानी है, और कलावती की शिक्षा पारिवारिक परिवेश की झांकी है। कहानी में श्याम सुंदर दास की पत्नी द्वारा पुतली के माध्यम से स्त्रियों को आधुनिक बनने की शिक्षा दी गई है। पुतली मतलब पपेट, कठपुतली होती है ना, वैसी पुतली, पुतला, पुतली, पुतला का स्त्रीलिंग शब्द है पुतली। चक्रवर्ती का स्तंभ, मौर्यकालीन और मुगलकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक कहानी लिखी गई है प्रसाद के द्वारा, जिसका शीर्षक है चक्रवर्ती का स्तंभ। अशोक निर्मित चक्रवर्ती स्तंभ के समीप एक जंगल में एक वृद्ध का अपनी धर्म रक्षिता पुत्री के साथ भेड़ चराना, मुगल सेनाओं द्वारा उसकी लूटमार करना, और उसी बीच प्रकृति प्रकोप से वो स्तंभ गिर जाता है, और सब लोग जो है मर जाते हैं, जो लुटेरे होते हैं वो मर जाते हैं। यही कहानी इसके कथानक में रखी गई है। चक्रवर्ती का स्तंभ मतलब कि
अशोक के द्वारा निर्मित वो चक्रवर्ती स्तंभ है, वो भी क्या करता है, लोगों के साथ न्याय करता है, उनकी रक्षा करता है। ये इस कहानी का कथानक है, बड़ी प्यारी ही कहानी है। प्रतिध्वनि में और कहानियां हैं, वो है दुखिया। ये सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, जिसमें जमींदार के बूढ़े नौकर के अंधा होने पर उसकी लड़की के द्वारा जमींदार के घोड़े के लिए घास लाना, जमींदार पुत्र का घोड़े से गिर जाना, फिर वो लड़की जो है उसकी मदद करती है। इस तरीके से एक साधारण सी लड़की जो है वो किस तरीके से अम, जमींदार की मदद करती है और कष्ट सहन करती है, ये सब कुछ जो है इस कहानी में बताया गया है। अछूतों की समस्या को भी कुछ हद तक इस कहानी में उभारा गया है। प्रतिमा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई थी, और इस कहानी में कुंजनाथ के कुंज बिहारी मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा की भावना को अभिव्यक्त किया गया। कुंजनाथ चरित्र है इस कहानी का। कुछ समय बाद पत्नी की मृत्यु के बाद ईश्वर के प्रति एक तरीके से जो है अश्रद्धा पैदा हो जाती है, वो जो श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति वो गायब हो जाती है। फिर उसकी जो साली है रजनी, तब उसकी पत्नी की जो बहन है, उसकी प्रेरणा से, रजनी की प्रेरणा से कुंजनाथ, यानी कि वो कुंजीनाथ हो गया यहाँ पर, कुंजनाथ के पुनः आस्तिक होने की कहानी प्रतिमा में कही गई है। मनोवैज्ञानिक धरातल लिए हुए ये कहानी चलती है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि की कहानी प्रलय। प्रतिध्वनि याद रखिएगा, लघु कहानियों का संग्रह भी कहा गया है कुछ आलोचकों के द्वारा। प्रलय ये एक प्रतीकवादी कहानी है, और ये ध्यान रखिएगा, ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कामायनी का बीज जो है इस कहानी में देखा गया है। मतलब कामायनी की उत्पत्ति का कारण ये कहानी मानी जाती है, क्योंकि कामायनी में जो चीजें बताई गई है ना, प्रतीक योजना वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर मिलती है। और साथ ही साथ कामायनी की बहुत सारी पंक्तियां यहाँ पर गद्य के तौर पे देखने को मिलती है। कहानी के प्रतीक, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो शव है, चाहे वो भक्ति है, अथवा ब्रह्म है, या फिर माया है, ये भारतीय दर्शन के परंपरागत प्रतीक है। और कामायनी में भी प्रतीक योजना कुछ इसी तरीके की अपनाई गई है, इसलिए इसको कामायनी का बीज कहा जाता है। कहानी का शीर्षक क्या है, प्रलय। और कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है, प्रतिध्वनि में, 1926 में। गुदड़ी के लाल एक शब्द चित्र शैली में लिखी गई एक कहानी है, और इस कहानी में बुधिया नाम की एक नायिका का चरित्र चित्रण किया गया है। और इस तरह से प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में कुल 15 कहानियां शामिल की गई है। ये भी याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है प्रतिध्वनि में कितनी कहानियां हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए आपसे कि छाया कहानी संग्रह के प्रथम संस्करण में कितनी कहानियां थी, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि दूसरे संस्करण में कितनी कहानियां ऐड हुई है और पहले संस्करण में कितनी कहानियां थी। ठीक है? और कुल पूछे तो दोनों को जोड़ के बताना, 6 और 5 11। आकाशदीप तीसरा कहानी संग्रह है प्रसाद जी का, 1929 में प्रकाशित होता है। इसी शीर्षक से एक बहुत तगड़ी कहानी निकल के आती है आकाशदीप से। बंदी दस्यु बुद्धगुप्त और चंपा के बीच प्रेम की कहानी है ये। उनका बंधन मुक्त होना, बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा जानकर चंपा के हृदय में अचानक से जो है एक अंतर्द्वंद उठता है कि इसने मेरे बाप को मार दिया है, अब मैं इससे प्रेम करूं कि नहीं करूं। पिता की समाधि की खोज में चंपा का द्वीप पर अकेले रह जाना, और बुद्धगुप्त का अकेले भारत लौटना आकाशदीप का कथानक है। ये तो एक ऐसी कहानी है जिसको आप प्रेम कहानी कहेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें इतिहास को सांझी बनाया गया है, तो ऐतिहासिक प्रेम कहानी भी इसको आप कह सकते हैं। आकाशदीप अपने आप में एक बहुत तगड़ी और मार्क कहानी। नेक्स्ट है ममता, ये भी बहुत प्यारी कहानी है। विधवा ब्राह्मणी है जिसका नाम है ममता, और उसके पितामह है चूड़ामणि, जो है वो रोहितास दुर्ग के मंत्री होते हैं। इन चूड़ामणि को क्या दिया जाता है, उत्कोच के रूप में धन दिया जाता है। उत्कोच का मतलब रिश्वत। उत्कोच के रूप में कुछ धन देकर के उसको उलझाने का प्रयास किया जाता है। ममता क्या करती है, अपने पितामह चूड़ामणि को वो उत्कोच लेने से मना कर देती है और कहती है आपको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, हम लोग ब्राह्मण हैं और ये हमारी मातृभूमि है, और मातृभूमि के साथ गद्दारी करना अपने आप में सबसे घृणित कार्य है, वो हमें कभी नहीं करना। लेकिन शेरशाह क्या करता है, सॉरी, वो चूड़ामणि वो उत्कोच ग्रहण कर लेता है। और जब उसके मन में ये भाव आता है चूड़ामणि के कि नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए, ममता सही कह रही है, और वो जैसे ही सूचना देने के लिए जाता है, उसी समय दुर्ग के द्वार पर चूड़ामणि की हत्या कर दी जाती है,
और शेरशाह छलपूर्वक दुर्ग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। उधर दूसरी तरफ ममता दुर्ग से निकल जाती है और शहर के उत्तर में धर्मचक्र विहार में, बिहार का मतलब यहाँ बिहार स्टेट नहीं, बिहार बौद्ध विहार, बिहार हो गया है, एक्चुअली बिहार है। एक बौद्ध विहार है गांव के उस शहर के बाहर, नगर के बाहर। वहां एक झोंपड़ी बना करके वो रहने लग जाती है। बक्सर की लड़ाई होती है और बक्सर की लड़ाई में हुमायूं वहां से भाग करके एक रात के लिए ममता के यहाँ ममता की झोंपड़ी में शरण लेता है, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका है रात के समय में। और ममता उसे शरण देती है। ममता को लगता है कि ये भी कोई लुटेरा ही है और लूटने के लिए ये आया है, शायद हो सकता है रोहितास दुर्ग पर फिर से कब्जा करे। तो नहीं देना चाहती है, लेकिन वो हाथ फैलाता है और कहता है कि मैं इस समय दीन व्यक्ति हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, रात्रि विश्राम चाहिए, कृपया आप मुझे शरण प्रदान करें। तो ममता उसको शरण दे देती है। वो रात भर रुकता है। ममता बाहर कहीं खाई खंदक में जाकर सो जाती है और सुबह देखता है, जब ममता देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता, अर्थात हुमायूं सवेरे जल्दी ही वहां से निकल चुका होता है। बाद में अकबर को जब इस घटना की जानकारी होती है तो वो अपने राजा बादशाह हुमायूं के लिए एक स्मृति में मंदिर बनाता है, अष्टकोण का मंदिर बनाता है और उस जगह को ढूंढता है। होता क्या है, जब अकबर के सेनापति और अकबर के सैनिक उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं, उस झोंपड़ी की जगह को जहाँ पर हुमायूं ने कभी विश्राम लिया था, उस जगह वो मंदिर बनाना चाहते हैं। उसी समय ममता जो है वृद्धावस्था में और बीमार है बुरी तरीके से, और वो मरने वाली मृत्यु शैया पर सोई हुई है। कोई उसको पानी तक पिलाने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन उसकी याद में, और एक तरीके से देखा जाए तो ममता की भी याद में नहीं है, ममता का नाम भी उस पे नहीं लिखा जाता है, बल्कि सिर्फ ये कहा जाता है कि यहाँ पर हुमायूं जो कि बादशाह रहा है मुगल, उसने एक दिन के लिए यहाँ शरण ली थी। इसी चीज की याद में ये मंदिर बनाया जा रहा है। तो ममता उसी समय वहां पर अपने प्राण पंखेरु त्याग देती है। ऐसी कुछ कहानी है, जो कि आकाशदीप संग्रह से ली गई है। स्वर्ग के खंडहर सौंदर्य प्रेम पर आधारित एक ऐतिहासिक कहानी है। सुनहला सांप ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो कि यथार्थ से बनती है। और मनुष्य दूसरे को क्या, खुद को भी नहीं पहचान पाता है। दूसरे व्यक्ति को तो क्या, खुद को भी ठीक ढंग से नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो राय बना लेता है, जज करता है दूसरे लोगों को। खुद को नहीं जानता लेकिन दूसरों को जज कर लेता है। ऐसी मनुष्य की नियति है, वो यहाँ पर बताई गई है। देखिए कहानियों में मनोविज्ञान आ रहा है धीरे धीरे। 1926 की कहानियों में भी प्रसाद के यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मनोविज्ञान आता है। हिमालय का पथिक प्रकृति प्रेम पर आधारित एक कहानी है, और एक पथिक जो है बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकता है, घूमता है, यात्रा में अनवरत लगा रहता है। और उसी तरीके से इस कहानी का कथानक भी चुना गया है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के वो घूमता रहता है। आकाशदीप के अन्य कहानियों में है भिखारिन। एक भिखारिन का रूप चित्रण किया गया है। इस स्वाभिमानी प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। कहानी में इस बात का भी चित्रण किया गया है कि लोग ढोंग के नाम पर पंडितों और पंडों को बहुत कुछ दे देते हैं, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था में ढोंग का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक भिखारिन को मांगते देख करके लोग उसे धिक्कारते हैं, लोग उसे दुत्कारते हैं, और उसे तरह तरह की बातें, तरह तरह का ज्ञान जो है वो उस पे झाड़ते हैं। जबकि ढोंग करने वाले लोगों को बहुत कुछ दान दक्षिणा के रूप में मिल जाता है। पर ये कहानी आज भी उतनी ही सच साबित होती है। 1929 की बात नहीं है, बल्कि 2029 को भी आप माने तो भी सही बैठती है कहानी। प्रतिध्वनि ये एक ऐसी कहानी है, आकाशदीप कहानी संग्रह की ही कहानी है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक श्रेणी की कहानी है। स्त्रियों के द्वेष भाव को इस कहानी में दिखाया गया है, कि जिस व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हो जाता है वो विकसित अथवा पागल सा हो जाता है, और वो पागल होता कैसे है, इस चीज को बताया गया है। कला देवदासी, कुछ जगह पर ये सिर्फ देवदासी शीर्षक से प्रकाशित होती है पत्र पत्रिकाओं इत्यादि में, लेकिन यहाँ नाम है इसका कला देवदासी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवदासी प्रथा चलती थी, और इसी प्रथा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। देवदासी की मनोव्यथा को, उसकी व्यवस्था को, धर्म के नाम पर उसके साथ जो छलावा, जो पाखंड होता है, पंडे पुजारी उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस धूर्तता को इस कहानी में उजागर किया गया है देवदासी में। समुद्र संतरण ये एक सुखांत, अंत बड़ा सुखद है इसका, रोमांचक कहानी है समुद्र संतरण। बैरागी, इसमें योग और भोग के महत्व को बताया गया है, कि योग और भोग के बीच में क्या अंतर है, कितनी बड़ी जो है खाई है।
सच्चे वैराग्य भाव का चित्रण किया गया है। बंजारा, ये भी एक बड़ी अच्छी कहानी है प्रसाद की। पुलिस के अत्याचार को बयान करती है और इस मनोवैज्ञानिक कहानी में बंजारे जो लोग होते हैं उनके जीवन के रोमांस को चित्रित किया गया है। बंजारे जानते हैं ना, जो एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहते हैं, वो बंजारे कहलाते हैं। व्यापार के कारण और भी कई कारणों से कोई एक गांव से, एक शहर से एक जगह पर दूसरी जगह तक की यात्राएं करते हैं, वो बंजारे होते हैं। तो पुलिस के अत्याचारों को और बंजारों की जीवन शैली को इस कहानी में दिखाया गया है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं इनर लाइन के। आकाशदीप में और कहानियों में है चूड़ीवाला। इस कहानी में पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। कहानी का नायक है विजय कृष्ण। विजय कृष्ण की पत्नी द्वारा चूड़ीवाली का पहले तिरस्कार और अंत में विजय कृष्ण की क्षमा पीड़ित पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सॉरी, पर है एक रोग है जिसका नाम सही से यहाँ नहीं लिखा जा रहा है। तो किसी रोग के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और चूड़ीवाली के साथ दाम्पत्य सूत्र में वो जो विजय कृष्ण है वो बंध जाता है। इस तरीके की कहानी है, यानी कि पुनर्विवाह का चित्रण इस कहानी में हुआ है। अस्थमा है, अस्थमा पीड़ित। अपराधी, ये एक ऐसी कहानी है, बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों को दबाने की प्रवृत्ति का चित्रण हुआ। देखिए 1929 आ रहा है ना, 1936 धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा, प्रगतिवाद का असर जो है वो हावी होता जाएगा। बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों के प्रति जो शोषण की भावना है उसको अपराधी कहानी में अभिव्यक्त किया गया है। प्रणय चिन्ह, प्रेम संवेदना और रोमानी तत्वों का चित्रण प्रणय चिन्ह नामक कहानी में किया गया है। रूप की छाया, इस कहानी में भागीरथी के तट पर नायिका सरला का रूपवान और अध्ययनरत शैलनाथ को देखकर इस बात का भ्रम होना कि उसके साथ उसका बाल विवाह हुआ था। इस तरह की एक जो है फ्लैशबैक स्टाइल को यूज करते हुए ये कहानी रूप की छाया लिखी गई है। नायक कौन है? शैलनाथ। नायिका कौन है? सरला। सरला नाम प्रसाद जी का फेवरेट नाम था, कई जो है पात्रों का सरला नाम है। ज्योतिषमती, ये एक प्रतीकात्मक और रहस्यवादी कहानी है। धीरे धीरे प्रसाद पर जो है वो छायावाद का असर बढ़ने लगा है। नायक सॉरी नायिका अपने पिता के दुश्मन से प्रेम करती है और प्रेम और घृणा के बीच द्वंद्व में जीती है। इसी वजह से प्रतीकात्मक और रहस्यवादी बन जाती है। नाम है ज्योतिषमती। रमला, ये प्रेम संवेदना पर आधारित एक प्रतीकात्मक कहानी है। धीरे धीरे प्रतीक योजना शामिल हो जाती है। और एक और कहानी है बिसाती। इस तरह से आकाशदीप में 19 कहानियां शामिल की गई है। 19 कहानियां हैं, 29 में प्रकाशित होता है फिर आकाशदीप। देखिए आकाशदीप, दीप मतलब ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 9। 19 कहानियां हैं, 9 आ रहा है। 1929 में प्रकाशित होते हैं, 9 आ रहा है। सब में 9 9 9 9 आ रहा है, ये ध्यान रखिए। मगर आंधी भी कब आई थी? 29 में ही आई थी। आंधी शीर्षक की कहानी संग्रह में एक कहानी है आंधी, जो इसका टाइटल बन जाती है, शीर्षक बन जाती है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, प्रसाद की सबसे लंबी कहानी है। यहाँ पर भी बंजारों की एक उग्र व्यक्तित्व वाली युवती लैला और एक बाल बच्चों वाले पुरातात्विक वस्तुओं के व्यापारी रामेश्वर की प्रेम कहानी किया गया है। एक तो लैला है इस कहानी की पात्र और एक है रामेश्वर, इनके बीच प्रेम कहानी है। उस प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। मतलब यहाँ पर भी बंजारे हैं प्रसाद जी के यहाँ। आत्मकथात्मक शैली में इसको लिखा गया है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि आंधी कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में। बड़ी प्यारी कहानी है मधुआ, मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है प्रसाद की कहानियों में। भावात्मक शैली में लिखी गई है कहानी। एक शराबी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन और मधुआ नाम के एक छोटे से बच्चे की प्रति उसकी जो भावनाएं होती है उसका मनोरम चित्रण हुआ है। मधुआ के कारण वो व्यक्ति जो है इस तरीके से शराब वगैरह भी छोड़ देता है का लालन पालन करने के कारण, जबकि उससे पहले वो पूरी तरीके से शराबी है। दासी, और यहाँ कुछ मिसप्रिंट। महमूद के महमूद के महमूद के आक्रमण के समय भारतीय वातावरण को ठीक ढंग से व्याख्यायित करती है ये कहानी।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो ये कहानी फिरोजा नाम की दासी और एक तो ये दासी का नाम है फिरोजा और अहमद नियाल्तगीन बलराम इरावती इत्यादि पात्रों से बनती है। बलराम जाटों का सरदार है और इरावती जाटों की रानी है, मतलब कि बलराम की रानी है। चनाब का प्रांत है, चनाब और झेलम नदियां हैं, आपको पता है। चनाब का जो प्रांत है इरावती की करुणा से हरा भरा हो जाता है। यहाँ प्रातः हो गया है, बल्कि प्रांत ही है, ठीक है। चनाब का प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो जाता है, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वह समाधि बन जाता है और फिरोजा उस समाधि की आजीवन दास बनती है। इस तरीके की एक कहानी है जो महमूद के आक्रमणों को बयां करती है। फिरोजा, नियाल्तगीन, बलराम, इरावती, ये सब इसके चरित्र हैं। नेक्स्ट है घीसू कहानी। एक कारुणिक वातावरण प्रधान आदर्शवादी कहानी है और यहाँ एक चरित्र है बिंदु, जो कि विधवा स्त्री है। उसकी दयनीय दशा और घीसू की निर्धनता का चित्रण किया गया यथार्थ पर चित्र। घीसू कौन है? साथ के कहानी संग्रह आंधी की एक कहानी का पात्र है घीसू। और मैंने पहले ही बताया कि प्रेमचंद के यहाँ पर भी कफन कहानी का एक पात्र है घीसू और माधव। यहाँ इंदु और घीसू। आंधी में और जो कहानियां वो है बेड़ी, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, यथार्थवादी कहानी है। जठराग्नि के लिए यानी कि पेट के लिए एक अंधा पिता क्या कर देता है, अपने पुत्र के पैरों में भी बेड़ियां डाल देता है। उस कहानी को यहाँ पे दिखाया गया है। व्रतभंग ये ऐतिहासिक कहानी है, मौर्य काल को आधार बनाकर लिखी गई है। पाटलिपुत्र के नगर का चित्रण किया गया है। भोग पर त्याग और अभिमान पर सेवा भावना की विजय को ध्यान में रखते हुए ये कहानी रची गई है। और कपिंजल इस कहानी का एक चरित्र है व्रतभंग का। कपिंजल वो छद्मवेशी व्यक्ति है, ढोंगी साधु है और इन ढोंगी साधुओं के यथार्थ रूप के साथ साथ आदर्शवादी राधा का भी चरित्र चित्रण किया गया है। जैसे मीरा है वैसे ही राधा नाम का एक चरित्र है, का भी चरित्र चित्रण यहाँ हुआ है। राम गीत ये प्रसाद की एक कहानी है, आंधी शीर्षक में। भाट नंदन की विक्षिप्त बाल विधवा रोहिणी के प्रेम और वेदना का सरस चित्रण रामगीत कहानी में किया गया है। नंदन भाट और रोहिणी इन दोनों की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। रोहिणी एक बाल विधवा होती है, बचपन में ही उसका पति मर जाता है। विजया एक आदर्शवादी समाज सुधार से संबंधित कहानी है जो कि आंधी में सम्मिलित की गई है। अमिट स्मृति वातावरण प्रधान कहानी और इस कहानी में प्रसाद के नौका विहार प्रेम, चंद्रिका प्रेम, काशी प्रेम की झांकी मिलती है। मतलब अलग अलग प्रेम और प्रणय परिस्थितियों का वर्णन इस कहानी में किया गया है। नीरा एक समस्या मूलक कहानी है, इसमें निर्धनता और अ, प्रवासी फारसी प्रवासी प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा का चित्रण नीरा कहानी में किया गया है, ये याद रखिए। पुरस्कार इस कहानी संग्रह की सबसे जबरदस्त कहानी है। आंधी की सबसे प्रभावशाली अगर कोई कहानी है आंधी कहानी संग्रह की, वो है पुरस्कार। अरुण और मधुलिका इसके मुख्य चरित्र है और ये कहानी नर नारी प्रेम पर देश प्रेम की विजय की कहानी। देशभक्ति और मातृभूमि के प्रेम का महत्व क्या होता है किसी के जीवन में, वो मधुलिका के माध्यम से प्रसाद इस कहानी में बताते हैं। इस तरह से आंधी में कुल कितनी कहानियां हैं? 11 कहानी। आंधी 11 कहानी है। पांचवा कहानी संग्रह आया इंद्रजाल, 1936 में प्रकाशित हुआ। इंद्रजाल शीर्षक की पहली कहानी है और ये याद रखना, पहले आपने दो कहानियों के बारे में देखा, उसमें प्रसाद ने जो है बंजारों के जीवन को और उनके रोमांस को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इंद्रजाल कंजर लोग होते हैं, कंजर जाति के लोग होते हैं, उनके जीवन को बताती है। 3 खंडों में ये कहानी विभक्त है। पहले खंड में बेला का विवाह बूढ़े के साथ होता है, दूसरे खंड में ठाकुर से और तीसरे खंड में होली नाम का एक चरित्र होता है, उसके साथ बताया जाता है।
और इस तरह से कहानी बनती है इंद्रजाल। बंजर लोगों की सामाजिक व्यवस्था, उनका क्या सामाजिक जीवन है, इसको इस कहानी में व्यक्त किया गया है। 3 हिस्सों में ये कहानी विभक्त है। नायिका कौन है? बेला। नायक में कौन कौन है? एक तो है बूरा, एक है ठाकुर और तीसरा गोली। सलीम, ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। सलीम को चरित्रांकित करती है, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है। छोटा जादूगर, बहुत प्यारी कहानी है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आदर्शवादी कहानी। और इसका एक बाल पात्र है जिसका नाम है छोटा जादूगर। उसके कठोर परिश्रम और उसकी चतुराई को बताया गया है। माँ के प्रति उसकी जो प्रेम भावना है और उसकी जिजीविषा को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। नूरी, अकबर की विलासिता और उसकी राजनीतिक विचारधारा का चित्रण करती हुई एक कहानी है। नूरी के प्रेम और कर्तव्य, देश प्रेम और नर नारी प्रेम का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है कहानी में। परिवर्तन, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक श्रेणी की कहानी है। इसमें चंद्रेश और मालती के दाम्पत्य जीवन को दिखाया गया है कि कैसे उनके जीवन में बिखराव की स्थितियां आती हैं, फिर किस तरीके से दोनों का मन परिवर्तित होता है और अंततोगत्वा वो जो है सुखी जीवन जीने लगते हैं। इस तरीके का चित्रण, इस तरीके का कथानक परिवर्तन कहानी में बनाया गया है। नेक्स्ट है संदेह कहानी। ये चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें मोहनलाल, राम निहाल, श्यामा ये चरित्र हैं जो संदेह की मनोवृत्ति में जीते हैं। संदेह नामक मनोविकार जो है उनके भीतर हर समय हर किसी के प्रति जागा हुआ है। इसी का चित्रण संदेह नामक कहानी में किया गया है। ये इंद्रजाल की कहानी है। इंद्रजाल की और कहानियों में चित्र मंदिर है। इस कहानी में प्रतिहिंसा, संवेदना, द्वेष, ईर्ष्या, भय, स्नेह, अनुराग, घृणा, हर्ष, विषाद, बहुत सारी मनोवृत्तियों की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका विकास कैसे हुआ है, एक युवक और युवती के माध्यम से ये बातें बताई गई है। नेक्स्ट है इंद्रजाल की एक कहानी गुंडा। ये भी काफी प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मूलतः एक प्रेम कथा को दिखाया गया है और नन्हकू सिंह इस कहानी का मुख्य किरदार है। पन्ना को पत्नी के रूप में न पाकर के काशी का गुंडा बन जाता है वो, और प्रेम के पथ पर अग्रसर हो जाता है। नन्हकू सिंह के त्याग की कहानी है। पन्ना के लिए वो नन्हकू सिंह अपना जीवन त्याग देता है, मौत को गले लगा लेता है। पन्ना जो कि बाद में काशी की रानी बन जाती है। इसमें भारत के उस वातावरण, काशी के उस वातावरण का चित्रण किया गया है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित कर रही थी, समय का चित्रण। अनबोला, ये एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में जगिया और काम्या के छोटी सी बात पर जगिया से काम्या के रूठने और अनबोला होने की कहानी। अनबोला होने का मतलब क्या होता है? वो बात नहीं करेगा, कट्टी बट्टी हो जाती है जगिया और काम्या के बीच। नेक्स्ट कहानी है भीख। ये एक सामाजिक कहानी है। इसका नायक है ब्रिजराज। वो एक तरीके से सनकी है, अनमनस्क है, सनकी व्यक्ति है। उसकी प्रतिवेशनी नामक एक लड़की पर मुग्ध होने के कारण से उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है और ये सनक उसे किस तरह से बर्बाद कर देती है, ये इस कहानी में बताया गया है। चित्र वाले पत्थर, ये आत्मकथात्मक शैली में रचित एक प्रकृति प्रेम पर आधारित विधवा जीवन की कहानी है। विधवा जीवन की व्यथा को इस कहानी में बताया गया है। मंगला नाम का चरित्र है। मंगला के माध्यम से भारतीय विधवा की कारुणिक कथा इस कहानी में कही गई है, चित्र वाले पत्थर में। और ये भी कहानी संग्रह इंद्रजाल से दी गई है। इंद्रजाल में एक कहानी है देवव्रत। बौद्ध धर्म, ये धरती में हो गया, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म और उसका जो वज्रयानी शाखा है उसके विकृत स्वरूप को यहाँ पर चित्रण किया गया है। चित्रण है ठीक, इस प्रिंट बहुत ज्यादा हो रहा है। इस कहानी में भावभूमि बौद्ध धर्म पर आधारित है। सुजाता और आर्य मित्र के प्रेम को इस कहानी में बताया गया है देवव्रत में। इसमें ये संदेश दिया गया है कि मनुष्यता का नाश करके कोई भी धर्म कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। मनुष्यता का निर्माण करेगा वही वास्तव में धर्म की स्थापना करेगा। विराम चिन्ह एक ऐसी कहानी है जो
सामाजिकता को लेकर के चलती है। अछूत लोगों का मंदिर में प्रवेश निषेध था उस समय से पहले भी। इसी के खिलाफ ये कहानी लिखी गई है। सालवती प्रसाद की अंतिम कहानी मानी जाती है। ये कहानी एक्चुअल में 1935 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और इंडिविजुअल अंतिम कहानी मानी जाती है। ये कहानी संग्रह जो है वो बाद में आया है। मगध गणराज्य और वैशाली गणराज्य के उस युग के समाज, धर्म, राजनीति को दिखाती है ये कहानी। वैशाली की नगर वधु के रूप में सालवती और वैश्यावृत्ति की विभीषिका का चित्रण इस कहानी में सुंदर तरीके से हुआ है। इस प्रकार इंद्रजाल में 14 कहानियां संकलित की गई है। इंद्रजाल में कितनी कहानियां हैं? 14। ठीक है।